It is about the hero that made us very proud. चक दे फटे। Yes, and I am sure he will chuck the फटे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के पास एक ऐसा रिजर्व होगा जिससे वो अपने बहुत सारे मसले मसाइल को हल कर सकता है। आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो फिर आप सारे प्लेयर्स को आजमाते हैं। बैनुल-अक़वामी रायनामा और ख़ासतौर से बहुत से मगरबी ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो आगे आ भी रहे हैं। मार्काए हक इस बात का सबूत है कि जब पूरी कौम एक आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन पर वाजे कर दिया। असातिज़ा से मुलाकात में पानी को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे दिया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच न आने देने का अज़्म। गजा में जंगबंदी का अमरीकी मंसूबा हमास ने मुस्तरद कर दिया। जंग के खात्मे की शिक शामिल करने की शर्त। गजा में इंसानी बहरान हर दिन के साथ संगीन। 54,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके। दुनिया चीख रही है लेकिन इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं। मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों का ऐलान जंग को मजीद फैला सकता है। पाकिस्तान ने दुनिया के पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। मईशत के जदीद उसूलों की जानिब अहम कदम है। भारत में भी खलबली, लेकिन क्या आम आदमी को इससे फायदा होगा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में हतमी बरतरी हासिल करने का सुनहरी मौका। कौमी टीम आज दूसरे T20 में बंगाल टाइगर्स से टकराएगी। शहजादा फरहान और इरफान नियाजी को मौका दिए जाने का भी इम्कान, जानेंगे प्रोग्राम में इस हवाले से। और स्नूकर में बाबर मसीह का बड़ा कारनामा। भारतीय आलमी चैंपियन पंकज अडवाणी को 4-1 से शिकस्त दे दी। एशियन ओशियाना टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम करने वाले बाबर मसीह आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है सादिया सैमसन। और आगाज ही इतना जबरदस्त हुआ है आज का सादिया। यस, इट इज अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग फॉर एवरीबॉडी। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी खबर है जो हमने आज आते ही पहले देखी है और अब इस आगाज को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं आपके लिए, बिकॉज अगली खबर जो आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं, विच इज एक्चुअली द फर्स्ट फ्रॉम आवर शो, इट इज अबाउट द हीरो दैट मेड अस वेरी प्राउड। एब्सोल्युटली। अरशद नदीम, उन्होंने जनूबी कोरिया में जो इस वक्त जारी है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसके जेवलिन थ्रो के पहले राउंड में 86.34 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम की इस सीजन की ये पहली थ्रो है और अभी तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग थ्रो है। उन्होंने पहली थ्रो में क्वालिफाई कर लिया। आपको याद है पेरिस ओलंपिक्स जब वो गोल्ड जीते थे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के एक और एथलीट ने भी क्वालिफाई किया है। और जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो सिर्फ 76 मीटर की थ्रो ही फेंक सके थे। बिल्कुल, और हम उनके 92.97 वाले रिकॉर्ड को पेरिस ओलंपिक्स वाले को भूले नहीं है। एंड वी आर एक्सपेक्टेड एंड आई एम श्योर अरशद नदीम खुद भी इसकी तैयारी करके गए हैं कि वो एक नया रिकॉर्ड सेट करेंगे। वेल लेट्स सी कि इस दफ़ा क्या होता है। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड स्टैंडिंग विद अरशद, और अब देखते हैं कि उनकी तैयारी इस दफ़ा की कैसी है। और एक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा है बिकॉज ये उनका इस साल का पहला थ्रो था जो उन्होंने क्वालिफायर्स के लिए किया है। अब जो उन्होंने अगले थ्रोज करने हैं फॉर द फर्दर राउंड्स, वो देखने में हमें डेफिनेटली बड़ा ही मजा आएगा। ये मैं आपको अगर अगेन क्लियर बता दूं कि एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान वाला जो मामला हुआ है तो अरशद नदीम ने जो थ्रो फेंकी है फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए वो है 86.34 मीटर अपने पहली अटेम्प्ट में, जबकि जो हिंदुस्तान के एथलीट थे यश, उन्होंने 76.67 मीटर की थ्रो की है। तो फाइनल जो है वो होगा 31 मई को, जेवलिन थ्रो का फाइनल। और एक बार फिर अरशद जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो हमारी दुआएं हैं अरशद आपके साथ, पूरी कौम की नेक तमन्नाएं हैं आपके साथ। गो गेट इट, इस बार भी कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दे। ख़ास तौर पे जो हालिया तनाजुर में मामला चल रहे हैं उस तनाजुर में तो हम कहेंगे चक दे फटे। यस, एंड आई एम श्योर ही विल चक दे फटे। ओके, थोड़ा सा आगे मामला के ऊपर भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि इन मामलों के ऊपर बात इस वक्त होना बहुत ज़रूरी है। इसको ना सिर्फ हम इंफॉर्मेशन के तौर पर शेयर कर रहे होते हैं बट अपनी अचीवमेंट के तौर पर भी। जो पाकिस्तान ने हालिया
सारे सिनेरियो में हासिल की हैं, उस लिए भी शेयर कर रहे होते हैं। तो एक मैसेज आपके साथ शेयर करते हैं कि हिंदुस्तान ये जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ जामियात के दौरे किए, उनके वाइस चांसलर से उनकी मुलाकात हुई, असातिज़ा से बातचीत हुई और इस मौके पर उनका ये कहना था कि कश्मीर कोई भी सौदा मुमकिन नहीं है कश्मीर पे। फील्ड मार्शल ने इन मुलाकातों में एक वाज़े मैसेज एक दफ़ा फिर से कन्वे कर दिया है। दुश्मन को बावर करा दिया है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। मार का हक में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। जब पूरी कौम एक आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती है। इस मौके पे शुरका ने नारे भी लगाए कि ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है, हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। और फिर जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं ना, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ जोश फैसल जो हम विटनेस करते हैं। सो आई थिंक ये जब वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मौजूद होंगे और वो उनको बता रहे होंगे, एंड आई एम श्योर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया होगा जो मिस एडवेंचर इंडिया ने किया 7 मई के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उस हवाले से भी बताया होगा। और फिर असातिज़ा ने जो बच्चों के जज्बात हैं वो भी शेयर किए होंगे। सो आई एम श्योर वो एक वॉचेबल सिनेरियो होगा। ओके, जब ये सब हो रहा है हमारी तरफ से इतनी मजबूत जा रही हैं तो दूसरी तरफ कैसे जो है वो परेशानी ना हो। चेहरे पे परेशानी, बातों में नाराज़ी। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारतीय एयर चीफ ने दबे अल्फाज में शिकस्त का एतराफ़ भी कर लिया है। भारतीय एयर चीफ AP सिंह भारतीय एरोनॉटिकल महकमे पर बरस पड़े, कहा कि सिर्फ मुआहदे होते रहते हैं, एयरफोर्स को बर वक्त कुछ नहीं मिलता। अभी तक कोई एक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका, हमें जल्द से जल्द अपने हथियार बनाने पड़ेंगे, हमें खुद कफील होना पड़ेगा। Let's look at what he said. और जब ये सब हो ही रहा है, इतना सब कुछ हो ही रहा है, तो भारत ने एक जगह तो हार मानी है वॉर फ्रंट पे, अब दूसरी तरफ जो वो धूमधाम से गई दुनिया में बारात लेके अपने सो कॉल्ड सिफारतकारों की एनॉल शशि थरूर की सरबराही में, जो कि थिसॉरस जो है वो घोल के पी जाते हैं, दुनिया के दौरे पे है ये सब तमाम तर लोग, और भारतीय वक्त बुरी तरह नाकाम रहा है। हर दौरे पर उनसे सवाल हुआ कि राफेल गिरा, कितने जहाज गिरे। अमेरिका में सिर्फ भारतीय कम्युनिटी से ही उन्होंने खिताब किया और स्टेट डिपार्टमेंट या दीगर कांग्रेस के अरकान से कोई जानदार मीटिंग नहीं हो सकी, ना ही मर्जी का कोई मौक़िफ़ बेचारे वो ले सके। और इसके अलावा इस पूरे सिनेरियो में वो जर्नलिस्ट जिन्होंने ऐसे सख्त सवालात किए भी तो उनको साइड पे कर दिया गया, वी आर नॉट रेडी टू आंसर। एंड एक और जो चीज़ हुई वो ये हुई कि फिर पनामा चले गए, वहाँ भी पनामा हुकूमत ने भारतीय हुकूमत के मंशा के मुताबिक बयान नहीं दिया, यानी पाकिस्तान को पहलगाम दहशतगर्दी में मुलव्विस करार नहीं दिया गया जो कि उनका एक्चुअल मकसद था। फिर वो गयाना गए तो वहाँ भी मर्जी का बयान ना मिल सका, मीडिया कवरेज भी खातिर खा उनको नहीं मिली। भारत एक्चुअली चाहता ये कि दुनिया कहे कि पाकिस्तान पहलगाम, जो पाकिस्तान मुलव्विस था पहलगाम में, लेकिन उनके लिए ऐसा हो नहीं है, क्योंकि जहाँ वो जाके सवाल करते दुनिया कहती है भाई एविडेंस कहाँ है, तो सबूत कहाँ से देंगे जब सबूत है ही नहीं है। जब ये हमला पाकिस्तान की जानिब से कराया ही नहीं गया था, बल्कि पाकिस्तान वो इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने कहा था कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, एंड वी आर हियर टू सॉर्ट इट आउट फॉर यू, वी आर हियर टू हेल्प यू। और फिर एक तरफ जब सवाल आपसे किया जाए कि भाई कितने राफेल गिरे, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी, तो भैया फिर हो जाती है ना बेइज्जती। इसी पे शायर कहता है गजब बेइज्जती है। तो खैर अब भारत तो ये तमाम तर हरबे कोशिश कर रहा है अपनाने की। ऑल आर आइज ऑन 2 जून जब यहाँ पाकिस्तान से बिलावल की सरबराही में वो डेलीगेशन पहुँचेगा। अब हमारी उम्मीदें हैं, जिस तरह हमारी अफवाज ने दांत खट्टे के भारत के, तो हमारी ये इतना बड़ा कंटिंजेंट नहीं है हमारा बस, लेकिन हमने काबिल लोग भेजे, इनकी तरह नहीं 70-80 लोग, कभी आधों को अफ्रीका भेज दिया, आधों को कतर भेज दिया, आधों को यहाँ भेज दिया। सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट नाउ, और हम देखते हैं कि आगे अब इसमें क्या सूरत हाल बनती है। तो अच्छी हौसला अफजा बात हो रही है। हमने सादिया हमेशा एक बात की कि हम बैटल फ्रंट पे जंग जीते, अब मईशत और तालीम की जंग जीतनी है ना, तो उसी से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर, और ये कि पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान वज़ीर आज़म के खुसूसी मुअव्विन बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने अमेरिका में खिताब के दौरान बिल्कुल, और अपने इस एड्रेस में उन्होंने कहा, अमेरिकी सदर का शुक्रिया भी अदा किया, और उन्होंने कहा कि ये जो नेशनल बिटकॉइन ये जो वॉलेट है, इसका मकसद ये है कि तमाम तर कयासरें ख़त्म हो सके और हम इन बिटकॉइंस को संभाल कर रखेंगे और कभी फ़रोख्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक अहम चीज़ ये है मेरे ख्याल में
जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स की, पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी टू बिल्ड है उसकी तारीफ, एट द सेम टाइम जो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि विद द ट्रंप फैमिली देयर इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, और उसमें फिर उनकी आकर ख़ास तौर पर पूरे डेलीगेशन का आना और उनका पाकिस्तान से मुलाकात करना, और फिर यहाँ पर जो क्रिप्टो लोग कर रहे होते हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए एक नई मार्केट खुल जाना। इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे देखते हैं इस इक़दाम को क्रिप्टो रिजर्व के हवाले से जो किया गया पाकिस्तान की तरफ से? अच्छा, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। देखें, ये जो कल से बहस है, मौजूद चल रहा है क्रिप्टो रिजर्व के हवाले से, बात सारी है कि जो आप उनको बिजली प्रोवाइड करेंगे 2000 मेगावाट की, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है बिटकॉइन की माइनिंग के लिए वो आता है आपके पास बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी 2000 मेगावाट पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग फर्म्स को प्रोवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है उसके बदले भी उसको कुछ मिलना चाहिए, और उसके बदले जब उसको मिले तो फिर वो बिटकॉइन की सूरत में मिले, ना कि वो डॉलर या रुपीस की सूरत में उनसे वो हासिल करे। ये डिपेंड करता है कि वो जो माइनिंग फर्म्स हैं वो यहाँ पे कितनी मशीन्स, कितने सर्वर्स या कितनी वो जो एसिक माइनर जिसको हम कहते हैं वो कितनी इंस्टॉल कर सकता है ताकि उस 2000 मेगावाट में से वो खपत पूरी कर सके। अब एक और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, यहाँ पे उन्होंने डेटा सेंटर, IT सेंटर की बात की है, AI सेंटर की बात की है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की है, तो उनकी भी जाहिर सी बात है वो भी यूज़ करते हैं बिजली। नॉर्मली तौर पे देखा गया है जहाँ पे 10-12 हज़ार सर्वर्स का अगर डेटा सेंटर मौजूद हो, जिसमें ख़ास तौर पे AI की अगर हम बात करें, तो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे 100 मेगावाट, 80 से 100 मेगावाट तो वहीं बिजली चली जाएगी। तो बाकी अगर हम बात करें 1800-1900 मेगावाट की, उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ये बिजली उन माइनिंग फर्म्स को तवातर के साथ जो है वो फराहम कर देनी चाहिए अगले 1 साल 2 साल, जो भी इनका अपना एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर देखें इसको, ये कोई शॉर्ट टर्म हमारी स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, कम से कम 5 से 10 साल, कि जब वो अपनी कीमत को टच करे 5 लाख 10 लाख डॉलर बिटकॉइन, एक बिटकॉइन जो आजकल आपको पता है 1,06,000-7,000 की रेंज में चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के पास एक ऐसा रिजर्व होगा जिससे वो अपने बहुत सारे मसले मसाइल को हल कर सकता है। राइट। अच्छा, वही मेरा अगला सवाल आपकी तरफ आने वाला था कि लेट्स से हमारी जो चैलेंजेस हैं अगर हम उन्हें अचीव कर लेते हैं तो फिर उससे एक पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा और दूसरा पाकिस्तान उससे कैसे ग्रो कर पाएगा? देखिए, आप ये देखेंगे जो बहुत सारे ममालिक है जिनमें अगर मैं देखूँ भूटान, एल सल्वाडोर, बाकी यूएई वगैरह, इन्होंने क्या किया है कि माइनिंग को बहुत ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी है। अब भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान ने तो बिटकॉइन खरीदे भी हैं और उसके साथ माइनिंग में भी सपोर्ट किया है बिटकॉइन फार्म्स को। तो जो देखा जाए तो उन्होंने अपने रिजर्व में उसको अपना GDP का हिस्सा बना लिया है। नाउ यू कैन इमेजिन कि 33% क्रिप्टो रिजर्व, 33% ऑफ द GDP इज प्लेइंग बाय द क्रिप्टो रिजर्व, जहाँ पे $1.6 बिलियन के तो खाली उनके पास बिटकॉइन पड़े हुए। तो देखा ये जा रहा है कि आइंदा आने वाले अरसे में ये जो ऑयल रिजर्व की हम बात करते हैं, कमोडिटी की बात करते हैं या हम गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं, उसके साथ साथ आपके पास क्रिप्टो रिजर्व भी होने चाहिए, जिसकी कल परसों जो बात की गई है इस फोरम पे, जहाँ पे बिलाल बिन साकिब ने ये बात बड़े ज़ोरों शोर से कही कि हमारा अपना एक नेशनल बिटकॉइन वॉलेट होगा और ये होना भी चाहिए, और इसमें ट्रांसपेरेंसी आपको पता हमेशा रहती है, इसलिए रहती है कि उसका एक अपना एड्रेस होगा, उस एड्रेस के ऊपर वो सारे बिटकॉइन पार्क हो रहे होंगे जो गवर्नमेंट अपने किसी 2000 मेगावाट या 1800 मेगावाट के बदले उन बिटकॉइन माइनिंग फर्म से हासिल कर रही होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये भी है कि अब दुनिया जब AI की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैलिब्रेट कर रही है, एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स ब्लॉकचेन। तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि पूरी दुनिया जब AI से कैलिब्रेट हो रही है, अब हम ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, हमने देर तो नहीं कर दी? देखें, ब्लॉकचेन में भी AI का काम है। अभी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मार्केट में यानी कि इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, बिकॉज मैं खुद एडवाइज़र हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अब जो आने वाला दौर है वो तो AI का है, बल्कि अब AI से बढ़कर अब AI एजेंट का काम कर रहे हैं। जिस तरह पहले हम DeFi का नाम लेते थे जिसमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का काम था, अब ये DeFi हो गया, यानी कि DeFi हो गया है। तो अंदाज़ा ये करें कि ब्लॉकचेन के अंदर भी AI का काम, AI की इन्वॉल्वमेंट उतनी ही ज़्यादा जितना नॉर्मली हम किसी AI की बात करें। तो ये कह देना कि ये देर कर दी है, मेरा नहीं ख्याल है हमने देर कर दी है। हाँ, ये जो बिटकॉइन माइनिंग वाला जो तरीकाकार था, इस पर थोड़ा सा हम शायद डिले कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे बिटकॉइन की डिफिकल्टी बढ़ती रहती है नेटवर्क की, वैसे वैसे आपको बिजली ज़्यादा चाहिए होती है। जब एक ज़माने में, आज से कोई 15 साल पहले अगर हम देखें तो उस ज़माने में बिजली इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, एक लैपटॉप के ज़रिए भी वो बिटकॉइन माइन हो जाते थे। लेकिन अब चूंकि अवेयरनेस इसकी बढ़ गई है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है, इसमें कोई एज सच आपको सिस्टम में कोई फ्लॉ नज़र नहीं आएगा, इसलिए बिटकॉइन की आपको दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है इसके बारे में आपको यही सुनने को मिलेगा कि बिटकॉइन। तो इसमें हमारे चैलेंजेस क्या होंगे अब जब वी गो टुवर्ड्स द माइनिंग एंड फर्दर, इसके बाद हमारे क्या चैलेंजेस होंगे?
दूसरा, आइडियली इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था? देखिए, इस पे चैलेंजेस जो है ना वो यही है कि जो बात अभी कह रहे हैं उस बात पे कायम रहें। मैं ये देखता हूँ कि आप हमेशा ये देखें, इंडिया की मिसाल ले लें। इंडिया ने टैक्सेशन तो लगा दी 30% की, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो उसके ट्रेडर्स थे वो कम हो गए, यानी कि जो पार्टिसिपेंट थे, जो यूजर्स थे, वो कम हो गए क्रिप्टो में। बल्कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है वो छोड़ के इंडिया, वो फिर यूएई का रुख किया, उन्होंने यूरोप कंट्री का रुख किया, क्योंकि टैक्स की वजह से। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा जो पॉइंट मिस किया वो बिटकॉइन माइनिंग का था। अगर यही काम वो 3 साल पहले करना शुरू कर देते इंडिया भी, तो इंडिया के पास अपने भी रिजर्व होते हैं। अब हमने चूंकि ये स्टेप लिया तो इंडिया थोड़ा परेशान हो गया। इंडिया ने जो है वो खलबली मच गई, उस खत्ते में खलबली मच गई कि भाई पाकिस्तान इतना स्मार्ट मतलब प्ले कैसे करने जा रहा है कि वो बिटकॉइन की रिजर्व बनाने जा रहा है। जहाँ एक तरफ हमने इतनी पाबंदियां लगाई, सब कुछ लगाई, लेकिन देखा कि हमारी पाकिस्तानी अवाम ने इसका आप ये देख लें कि उसको इतना साथ दिया कि अब 2.5 करोड़ से ज्यादा सार्फिन मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ जो इनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे जो नजर आ रहा है वो यही है कि जो बिजली की आप बात कर रहे हैं, इसमें आप उसको कंटिन्यूसली आपको बिजली देना पड़ेगी। वहाँ पर आपके जो बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस हैं, जैसे लोड शेडिंग है या आम सार्फिन तक वो 24 घंटे की सप्लाई नहीं है, वो फिर आपको उस चीज़ को थोड़े अरसे के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कल को ये ना हो कि ज़ेर बहस आ जाए कि जी सारी बिजली आपने एक्स्ट्रा आपने वहाँ लगा दी, लेकिन उसके बदला आपको हासिल भी बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैं ये नहीं सोचूं कि अपने एज एन इंडिविजुअल, मैं ये देखूं कि एज अ कौमी इसमें मुझे जो मफाद नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि पाकिस्तान जब किसी को बिजली सप्लाई करे तो उसके बदले उसको बिटकॉइन मिलने चाहिए, जो वो अपने रिजर्व में रखे और हमेशा एक लंबे अरसे के लिए रखे। ये मत देखे कि उसमें हाइप क्रिएट हो रही है, उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, ऐसा कोई आप ये समझते हैं कि जहाँ पर जो है प्राइस का अप एंड डाउन होना है। क्योंकि मैं इस पर एक लंबे टेनोर के लिए देखना चाह रहा हूँ, जहाँ पे जब इसकी प्राइस पहुंचेगी 5 लाख, 6 लाख या 10 लाख डॉलर की, दैन यू विल इमेजिन कि हमारे पास अब जो रिजर्व इतने ज़्यादा हैं कि उसको अगर हम डॉलर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारी जीडीपी का एक 20-30% हिस्सा बन जाए। हारून साहब, मैं ज़रा इसकी पॉलिटिकल साइड भी देख रहा था। जैसे आपने भी कहा कि भारत में खलबली मची हुई है, वो मची इसलिए क्योंकि बिलाल बिन साकिब ने जो वेगस 2025 बिटकॉइन में ये जो खिताब किया है, इन्होंने खिताब किन लोगों के सामने किया, ये बहुत ज़रूरी है बताना। उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, इसके अलावा एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इनके सामने तमाम तर खिताब किया है। तो इस वजह से भारत को खलबली असल मच रही है ना? नहीं, इससे पहले आपको पता नहीं, 2 हफ्ते पहले अभी एक बात छिड़ी गई थी किसी मीडिया के ऊपर, चैनल के ऊपर, जहाँ पे कोई एंकर थे अभिषेक के नाम से, उन्होंने ये बात एलेबरेट की। उसके बाद ये फिर कुछ हमारे चैनल पर उसकी वीडियो भी दिखाई गई कि उनको इतनी ज़्यादा इससे तकलीफ क्यों हो रही, इतना पेन क्यों हो रहा है कि भाई ट्रम्प जैसी कंपनी यानी कि WLF ने हमारा रुख नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान का रुख क्यों किया। $30 मिलियन की वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की इन क्रिप्टो करेंसी एंड द ब्लॉकचेन, जहाँ पे वो तरबियत देंगे, यहाँ पर आके वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हमारे नौजवान तबके को जो इस सॉफ्टवेयर कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मुंसलिक हैं। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट का फुकदान नहीं है, पाकिस्तान में डायरेक्शन का फुकदान है, पाकिस्तान में जो है एक नई राह में जाने का फुकदान है। तो उसके लिए मैं अगर देखूँ, वो WLF का आना ही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ठीक है, हमारे मतलब उन्होंने बिलाल बिन साकिब ने कल बात बोली थी, लेकिन इससे 3 हफ्ते पहले ये बात चलना शुरू हो गई मीडिया पे कि पाकिस्तान क्यों इतना एग्रेसिवली प्ले कर रहा है। वैसे ही वो अभी वॉर के जो असरात थे वो अभी निपटे ही नहीं थे कि वो मजीद उनके ऊपर एक समझ ले कि एक पंच लाइन दे दी गई कि पाकिस्तान जो एक बड़ा एग्रेसिवली इसमें रोल प्ले कर रहा है अपना ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी में। राइट, थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद हारून साहब, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था ये सेगमेंट और आपने अपना वक्त हमारे साथ इस सेगमेंट के लिए शेयर किया, बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं उस जीत की जो हमें पहले मैच में तो मिल गई थी, क्रिकेट की, यानी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। जब ये सीरीज शुरू हो रही थी थोड़ी परेशानी थी बिकॉज वी डिडंट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड विद देम, बट आज है दूसरा मैच। 3 T20 मैचेस की सीरीज में अब पाकिस्तान के लिए आज का मैच फैसला कुन हो सकता है। मैच रात 8 बजे शुरू होना है और पहले मैच की जीत के बाद आई एम श्योर हमारी जो टीम है वो खासे कॉन्फिडेंट होगी। एंड ऑब्वियसली बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान जो पहला मैच हुआ था उस पर बांग्लादेश की टीम थोड़ी सी शेकी भी नजर आई, थोड़ी सी क्लूलेस भी नजर आई। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या साहबजादा फरहान आएंगे या इरफान नियाजी आएंगे, तो हाँ बिल्कुल। तो सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हैदर भाई, जीतती है टीम वो अनचेंज्ड ही जाती है ना, लेकिन सवालात बहुत सारे लोग कर रहे हैं पसंद नापसंद की बुनियाद पे। सो क्या समझते हैं कि आज भी सेम टीम के साथ जाएगी पाकिस्तान या फिर साहबजादा फरहान या इरफान खान नियाजी?
देखिए, रिवायती तौर पर जो टीम जीतती है मैच, विनिंग कॉम्बिनेशन जो होता है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, कभी उसको छेड़ा नहीं जाता है, क्योंकि सबका ये ख्याल होता है क्योंकि अब एक कोऑर्डिनेशन बन गया है प्लेयर्स के बीच में, और प्लेयर्स जो हैं वो मेंटली एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं सब चीज़ें, तो विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन ये बात भी है कि अगर आप जो है अपनी एक टीम बनाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को आजमाएं, तो उसमें फिर कभी कभी चेंजेस करते हैं। देखिए, माइक हैसन जो है वो एक बड़े डिफरेंट कोच है, मैं आपको बता दूं। माइक हैसन जो है वो कभी भी रिवायती तौर पर चीजें नहीं करते हैं, बल्कि वो नई चीजें भी करते हैं, नए प्लेयर्स को भी आजमाते हैं। तो हो सकता है कि आज वो साहबजादा फरहान को चांस दें साइम अयूब की जगह। साइम अयूब जो है वो लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए और पीएसएल में भी कुछ अच्छा नहीं खेल पाए थे, लेकिन चूंकि साइम अयूब पाकिस्तान के एक बड़े प्लेयर रहे हैं पिछले 1 साल से, और उनकी जो बहुत सारी इनिंग्स ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको फॉर्म ना होने के बावजूद भी टीम में रखा गया है, टीम में शामिल किया गया है। तो साइम अयूब जो है एक पॉसिबली चेंज हो सकती है, लेकिन सलमान अली आगा एज ए कैप्टन मेरे ख्याल से उसको नहीं करेंगे। वो उसी टीम के साथ जाएंगे जो टीम ने मैच जीता है। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका टारगेट भी तो मैटर करता है ना, कि आप ये सीरीज में क्या अचीव करना चाह रहे हैं। मतलब अगर तो पाकिस्तान इस सीरीज को जीतने का रिजल्ट चाहता है तो ऑब्वियसली वो सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। अगर वो चाहता है कि उस जो प्लेयर्स और जो नए लड़के वो लेकर गए हैं, मतलब लाहौर में जो खेल रहे हैं, अगर उन सबको चांस दिया जा सके तो फिर उसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि साइम कितना अच्छा या कितना बुरा कर रहा है। इट्स लाइक आप अपने ओपनर्स को चेक करना चाहते हैं, आप डिफरेंट पोजीशंस पर और प्लेयर्स को भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब आपका हदफ ये है कि आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो फिर आप सारे प्लेयर्स को आजमाते हैं। लेकिन अगर आपका हदफ ये हो कि बस हमें रिजल्ट मिल जाए और हम जो है वो कह सकें कि हमने सीरीज जीत ली है, तो फिर आप नहीं ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि आप जो है वही प्लेयर्स जो पहले से खेल रहे हैं उन पे ही भरोसा करते हैं। वो प्लेयर्स जो हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझने की सलाहियत भी है। लेकिन माइक हैसन से आप ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर। अगर आकिब जावेद होते तो मैं ये कह सकता हूं कि वो यकीनी तौर पर इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। लेकिन माइक हैसन जो है उन्होंने न्यूजीलैंड को 2-3 बड़े अच्छे नए प्लेयर्स दिए हैं जब वो न्यूजीलैंड के कोच थे, जबकि न्यूजीलैंड की टीम जीत भी रही थी, लेकिन उन्होंने चेंजेस किए वहां पे। फिर आप देखेंगे माजी में हमारे जितने फॉरेन कोचेस रहे हैं उन सब फॉरेन कोचेस की ये कोशिश होती थी कि हम जो है नए प्लेयर्स को अपनी टीम में सेटल कर सकें और उनका टैलेंट जो है उसको देख सकें। तो हो सकता है कि माइक हैसन जो है आज साइम अयूब की जगह साहबजादा फरहान को चांस दें, लेकिन फिर वही आखिर में बात होगी, क्योंकि माइक हैसन अकेले नहीं है फैसला करने वाले। सलमान अली आगा और शादाब खान भी उसका हिस्सा है जहां पर वो टीम सेलेक्ट करेंगे। तो हैदर भाई, हमने टीम की बात कर ली। एक चीज़ जो कि पीएसएल के आखिरी स्टेज और अब इस सीरीज़ में भी डीआरएस का ना होना, मतलब कि आज के इस दौर में ये खल रहा है हमें। पिछले मैच में भी बहुत से कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो हमें लगा कि हो सकता है ये इधर जाए या उधर जाए, क्यों नहीं है भाई? होना चाहिए, बिल्कुल आपकी सही बात है। डीआरएस देखें इतनी बड़ी कोई चीज नहीं रही है। डीआरएस जो है वो एक पार्ट बन गया है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और छोटे से छोटे मैचेस में भी ये भी बताएगा कि आपकी सोर्सेस क्या कहती हैं। कल से थोड़ी खलबली मची हुई है सोशल मीडिया पर भी कि इसके पीछे जय शाह का हाथ है, ही स्टॉप द कंपनी फ्रॉम टू विजिट पाकिस्तान, और पीएसएल में भी ये हुआ था। इज इट रियली पॉसिबल या ऐसा हुआ है? आपकी सोर्सेस क्या कहती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया माजी में कोशिश करता रहा है कोशिश कि वो ना हो सके, तो उसमें भी एक वजह हो सकती है। बदकिस्मती से जितनी ये टेक्नोलॉजी क्रिकेट में काम करती रही है वो सारी ज्यादातर इंडियंस थे, इंडियन इंजीनियर्स थे, टेक्नीशियन थे, और किसी और ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, इस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जहाँ पे क्रिकेट जो है वो नेशनल गेम की तरह खेला जाता है, इंडिया है या पाकिस्तान है। उसके अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में वहाँ पे ये एक सीजनल गेम है, लिहाजा इसमें लोग भी कंपनियां इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। हालांकि वो डीआरएस टेक्नोलॉजी वहीं से आई है, ऑस्ट्रेलिया ने उसको इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उसके बावजूद इसको जो आम बनाया है, कॉमन बनाया है, वो इंडिया ने बनाया। अब ये हो सकता है, ये बात शक से खाली नहीं हो सकती कि हो सकता है कि इंडिया ने अपनी जो कंपनी के लोग हैं उन पर प्रेशर डाला हो कि आप जो है पाकिस्तान को नहीं जाएंगे और नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सिचुएशन जो है आई क्यों है?
ये तो पीसीबी के जो जिम्मेदार हैं उन्हें आज से बहुत पहले इस बात समझ लेना चाहिए। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं टूर्स पे, अपने ऑफिशियल्स की जो उनको आप सहूलतें देते हैं उस पर खर्च कर देते हैं। आखिर डीआरएस टेक्नोलॉजी कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं रही अब, कोई चांद पे या सूरज पे जाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये ऐसी चीज है जो आपके पास होना चाहिए थी और अब नहीं है। ये मैं समझता हूँ ये सुस्ती काहिली है ऑफिशियल्स की। और हैदर साहब, मुख्तसर जिस तरह से ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान, जब ये सारे जंग वाला मामला हुआ उसके बाद यहाँ से भागने की, मतलब जिस तरह से उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग रोकी एंड पाकिस्तान ने बोला चलें ठीक है, इफ यू डूइंग दिस देन गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, एंड दे हैड टू गो। आई थिंक वो तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें अब इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू ब्रॉडकास्टिंग, व्हेन इट कम्स टू डीआरएस, यू नो, और भी दुनिया में क्रिकेट सही बात है। देखिए आप जब एक सिचुएशन आपने देख ली है उसके बाद आपको टाइम भी मिला अपने आप को रिपेयर करने में, तो आपको कर लेना चाहिए। हाँ, खुद का फील होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसमें मैं समझता हूँ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए, थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। देखिए आपके पास हर चीज है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास सोर्सेस भी हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी हैं, फिर आखिर क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज जो है खराब है। थोड़ा सा सॉक्स पुल करने होंगे, स्टेप अप करना होगा। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने अपना वक्त दिया और हमने मुख्तलिफ बातों पर टॉपिक से बात की और हमें बड़ा मज़ा भी आया। चलें अभी एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वी हैव गॉट मोर टॉपिक्स, स्टे विद अस। बैक अगैन। वैसे तो रोज़ हम ईद की तैयारी के लिए बात करें कि मंडियों में कैसा रश है, कौन अपना जानवर ले आया और कौन नहीं लेकर आया है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि जब ईद आ रही होती है तो छुट्टियां होती हैं, और जब छुट्टियां होती हैं तो सिनेमा की रौनक बढ़ती है और नई मूवीज़ भी आ रही होती है। सो फैसल, आर यू प्लानिंग एनीथिंग फॉर दिस ईद? हाँ, यस, एंड दैट इज़ जानवर वगैरह गिराने और काटने पीटने खाने के बाद अगर टाइम बचा तो बहुत सारी फिल्म्स सिर्फ खाने पीने की बातें कर रहा है। वेल, आपको मैं बताती हूँ, यू डोंट टेल, आई विल टेल द व्यूअर्स दैट तो मैंने बताया तो अगर वो कम अगर बच गया हमारे पास टाइम, जो कि हमारे पास कम है, तो हम फिल्म देख लेंगे। तो इस बार ईद पे कौन कौन सी फिल्म आ रही हैं उसी पे हम बात कर लेते हैं। वी हैव गॉट द गेस्ट टुडे, कामरान जावेद साहब, फिल्म क्रिटिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान एंड वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी फिल्म्स तो आ रही है, लेकिन लव गुरु के सबसे ज़्यादा चर्चे हैं, बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस ऑन दिस ईद? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट ईद के सामने अगर आप कंपेयर करें तो इस बार कम फिल्म्स हैं। लास्ट ईयर 19 रिलीजेस थी, इस बार आपके पास तकरीबन कोई 8-9 रिलीजेस हैं। मगर दिस ईयर विल बी बेटर क्योंकि आपके पास 2 पाकिस्तानी फिल्म्स हैं दैट विल डू गुड बिजनेस। एक है लव गुरु हुमायूं सईद की, दैट विल मेक मनी क्योंकि हुमायूं हैज़ अ ग्रेट स्ट्राइक रेट इन सिनेमा। हुमायूं की कोई फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप नहीं हुई और एक मेजर ऑफ क्वालिटी भी है। सेकेंडली क्या कहते हैं, आपके पास एक है दीमक के नाम से, राफी राशिदी इज द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी, फैसल कुरैशी है, सोनिया हुसैन है इसके अंदर। इट्स अ हॉरर मूवी जो पाकिस्तान में बहुत कम बनती है। इट लुक्स गुड एज वेल। एंड अच्छी बात यह है कि राफी राशिदी यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर। राफी ने जो पिछली फिल्म करी थी दैट डिडंट वर्क आउट वेल, हिज डेब्यू फिल्म वाज रियली 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 बैड। मगर इसका ट्रेलर अच्छा है, ये फिल्म भी अच्छी लग रही है। तो एक लहर जो पिछले कुछ सालों में चल रही है पाकिस्तान के अंदर, फॉरेन हॉरर फिल्म्स आर डूइंग गुड बिजनेस। आपके पास क्या कहते हैं मलेशियन हॉरर आ रही है, इंडोनेशियन हॉरर आ रही है, टर्किश हॉरर आ रही है, बल्कि इस बार भी तकरीबन कोई 4 हॉरर टाइटल्स आपके पास हैं। हमने खुद कितना ग्रो किया है हॉरर मूवीज की प्रोडक्शन में। देयर वाज अ टाइम जब हमारी हॉरर मूवीज हॉरिबल हो रही थी, दे वर नॉट हॉरर एट ऑल, दे वर नॉट थ्रिल सस्पेंस एट ऑल, तो वो कभी कभी फनी लगने लगती थी। देयर वाज अ टाइम, बट वी हमने थोड़ा सफ़र तय किया है। तो बताएं बीइंग अ क्रिटिक कि हमने कितना ऊपर की तरफ गए हैं व्हेन इट कम्स टू हॉरर मूवीज। देखिए, द प्रॉब्लम इज दैट हमारी 90% ऑफ द फिल्म्स, नो मैटर व्हाट जॉनर दे आर, आई फाइंड देम टू बी वेरी हॉरिफिक एज अ फिल्म क्रिटिक। तो भाई मुझे तो बहुत डर लगता है। ये तो एक बात हो गई। सेकंड बात ये हो गई, क्या कहते हैं कि वी मेड वेरी फ्यू हॉरर मूवीज। हमारी जो इससे पहले जो भी आई हैं वो अप टू पार नहीं थी। दीज वर नॉट गुड मूवीज। दे जैसे आपने कहा कि लाफेबल थी, ये सबसे बड़ा इशू होता है।
अच्छा, पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है कि कॉमेडी फिल्म कॉमेडी नहीं होती, हॉरर फिल्म हॉरर नहीं होती, रोमांटिक फिल्म रोमांटिक नहीं होती। तो आप क्या ब्लेम करेंगे? अच्छा, घूम फिर के बात आती है कि ये फिल्म एक मूवी के अंदर सारी चीज़ों का, सारे एस्पेक्ट्स का तड़का डालने की जो ख्वाहिश है, क्या ये भी हमारे प्लॉट को वीक करती है? भाई हमारा प्लॉट वैसे ही बहुत वीक है, तो क्या करें? तो इस प्लॉट के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लेट्स से, सही है ना, हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स, उनका अप्रोच टू सिनेमा इज़ रियली 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 बैड। सही है, दिस हैज़ बीन कंसिस्टेंट। अगर कोई एक चीज़ पाकिस्तानी सिनेमा में कंसिस्टेंट रही है तो वो ये है कि चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो आप किसको क्या ब्लेम करेंगे इसके अंदर? हाँ, कुछ फिल्म मेकर्स जो बार बार बना के पहली सही नहीं बनती तो दूसरी बन जाती है, दूसरी के बाद तीसरी हो जाती है। तो वजाहत रऊफ, यासिर नवाज, सैयद नदीम बेग, नबील कुरैशी, ये आहिस्ता आहिस्ता काम करके यहाँ पहुँच चुके हैं। तो दैट इज़ वाई क्या कहते हैं, हमें इनकी फिल्मों के अंदर एक मेजर ऑफ क्वालिटी भी दिखती है, एक रिफाइनमेंट भी दिखती है। आपको ऐसा होता है कि आपका पूरा पैसा ज़ाया नहीं हुआ ना कुछ फिल्मों के अंदर। तो कमिंग बैक टू द हॉरर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दीमक लुक्स गुड, सही है ना। मैं थोड़ा सा इंटीमेट रहा हूँ पहले भी दीमक से रिलेटेड, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट द इंटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द अप्रोच ऑफ द प्रोजेक्ट इज क्वाइट वेल। अच्छा, सेकंड बात, आपके पास हुमायूं की जो फिल्म, ऑलराइट, आई थिंक वी हैव गॉट योर पॉइंट। तो एक्सपेक्टेशंस तो हैं, लेकिन जैसे सादी आपने मुझसे शुरू में पूछा था ना कि अब क्या करने जा रहे हैं, अब आपको पता लग गया कामरान के समांतर जवाब के बाद कि हम क्यों एक्सपेक्ट नहीं करते। चलो एक ब्रेक ले, तो उसके बाद हाजिर होंगे स्टे विद अस। बट आई स्टिल गिव अ चांस टू मूवीज। आई वांट पाकिस्तानी मूवीज गिव अ चांस टू कॉफी, आई थिंक। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। लेकिन अगर आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है, अगर आपके प्लेट में खाना है और अगर आप पुरअमन नींद के बाद उठे हैं, तो फिर शुक्र कीजिए उस खुदा का कि जिसने आपको ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की है, क्योंकि दुनिया का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे ये सब कुछ मैसर नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गज़ा की, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर दर्दनाक और खौफनाक वीडियोस सामने आ रही हैं। इसराइल जारियत की नई दास्तानें रकम कर रहा है और अब जंगबंदी की तरफ तो आया है। वाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि इसराइल ने गज़ा जंगबंदी मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन हमास इसको नहीं मान रहा है। इस सब पे भी हम बात करेंगे, अपने गेस्ट से भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको एक बार फिर याद दिलाएं कि अब तक क्या कुछ हो चुका है, अब तक इसराइल क्या कुछ कर चुका है इस जंग में और कितनी बुरी तरीके से ज़िंदगी जो है वो उसका जीना हराम किया हुआ है इस वक्त गज़ा का। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसराइल ने किया क्या है। गज़ा की पट्टी पे उसने फ़िज़ाई हमला किया है, उसने गोलीबारी की है, ये तो एक चीज़, लेकिन दूसरी ही जानिब इसराइल ने जो इमदाद वहाँ जानी थी, जो खाना पीना जाना था, जो दवाएं जानी थी, उस सबको ब्लॉक किया हुआ है। और ब्लॉक भी किस हद तक, वो भी हम आपको दिखाते हैं। 600 इमदादी ट्रक्स जो थे उनको पहुंचना था, लेकिन उनमें से सिर्फ 70% ही जा सके हैं, यानी कि तकरीबन 400 के करीब ट्रक्स जा सके हैं, 200 अभी भी नहीं गए हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे चलिए 400 तो गए, अगली जो फिगर है वो आपके लिए बहुत ही स्टैगरिंग होने वाली है, एंड दैट इज 2 लाख टन वहाँ पे टेंट जो थे, आई एम सॉरी, 2 लाख टेंट वहाँ पे लगने थे, लेकिन अब तक कितने टेंट लगे हैं? सिर्फ 10%। अब आप सोचिए कि सर्दी से लेके गर्मी आ गई है और टेंट नहीं है वहाँ पे लोगों के पास रहने के लिए, सिर्फ मलबा ही मलबा है पूरे गज़ा में, चाहे वो शिमाली गज़ा हो या फिर खान यूनिस हो या फिर रफ़ा हो। और उसके बाद ये भी तय पाया था कि 50 पेशेंट्स हैं, उनको रोज़ाना के बुनियाद पे ट्रीटमेंट के लिए जो है वो छोड़ा जाएगा, नरमी की जाएगी उनके लिए कर्फ्यू में, लेकिन सिर्फ 15% ही मरीज जो है उनको छोड़ा गया है अब तक। तो फिर ये सारी सूरत हाल है जो कि इतनी ख़राब बन चुकी है, ये कुछ इसराइल कर रहा है और इसके बाद वो पूरी दुनिया के सामने जाके रोता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाउ कमिंग अगेन, हम आपको फिर याद दिलाएं कि क्या कुछ हो चुका है। अब तक 54,000 फ़लस्तीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, शहीद हो चुके हैं। इन 54,000 में ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, और 54,000 वो हैं जो कि फ़लस्तीन की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से रिकॉर्ड्स आए हैं
अब तक न जाने कितने लोग हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं। एक और बहुत ही खौफनाक बात और वो ये कि इसराइल मशीनरी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है ताकि मलबा उठे तो पता चले अंदर जो लोग मर के अब शायद ढांचा बन गए होंगे वो उनकी तादाद कितनी है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जब से सीज फायर जो है यानी कि वो ख़त्म हुआ है तब से अब तक जो है वो कितनी ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। अगर 18 से 27 मई तक की बात करें 3,901, इसके साथ साथ जनवरी 19 मार्च 17 तक तो 170 लोग जो है इसमें शहीद हुए हैं और सीज़ फायर से पहले तो 46,000 से ज़ायद मार ही चुके थे। तो ये तमाम तर वो सूरत हाल है। अगर एक मैप के थ्रू हम आपको दिखा सकें कि गजा पट्टी पे किस किस इलाके में क्या कुछ हो चुका है, एंड इफ यू कैन गो ऑन द बिग स्क्रीन, देयर यू गो। जो लाल रंग है वो आपको दिखा रहा है कि कितनी अमवात कहां कहां हुई हैं। जितना वो गहरा लाल रंग कॉन्सेंट्रेटेड है वहां पे उतनी अमवात हुई हैं। मेरे ख्याल से इसको बताने के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि चाहे वो नॉर्थ गज़ा हो, गज़ा सिटी हो, दिल बला हो, खान यूनिस हो, रफ़ा हो, इस वक्त पूरी की पूरी गज़ा पट्टी खून से लाल है। इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब है और सूरत हाल अब ऐसी बन चुकी है कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त परेशान है। हाँ, अब ये चीज़ है कि फ़्रांस भी इसमें कूद रहा है और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। हम इसी पे बात कर लेते हैं। साबिक़ सफ़ीर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। तो हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हो चुका है गज़ा में। अभी हमने वो वीडियो भी देखी थी जब जो फ़लस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन में, वो गुफ्तगू करते करते रो दिए थे। सर, फ्रांस जैसी अक़वाम वो अब खड़ी हो रही हैं इसराइल के ख़िलाफ़। सो अब हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान ने तो कह दिया कि अब सिर्फ बोलने का नहीं, करने का वक्त है। अभी भी वक्त नहीं आएगा तो कब आएगा? देखिए, पाकिस्तान ने अब तक सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत की है और यहाँ से बहुत सी ह्यूमैनिटेरियन कंसाइनमेंट्स भी गई हैं, यहाँ मुजाहरे भी हुए हैं ताकि हम भी जो है बैनुल अक़वामी राय आमा में शरीक हो सकें जो इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में है। लेकिन आपने बड़ा जामे तबसरा किया है और बड़ा अच्छा तारुफ़ करवाया जिसमें आपने तमाम जो खतूत हैं उनको वाज़े किया है। मैं सिर्फ इस सिलसिले में ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि अभी जो है सख्त सफारतकारी हो रही है अमेरिका, इसराइल और हमास के दरमियान। और लेकिन हमास ने जो लेटेस्ट प्रपोज़ल है उसको मुस्तरद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं जो इनके स्टीव विटकॉफ हैं जो अमेरिका के ख़ुसूसी एलची हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल और हमास बरास्ता अमेरिका किसी किस्म का कोई मुआहिदा हो जाए, जंगबंदी हो जाए। लेकिन हमास की तरफ से 3 शराइत हैं और मेरा ख़्याल माकूल शराइत हैं। एक ये कि जंगबंदी मुस्तकिल हो, सिर्फ 60 दिन के लिए ना हो। दूसरे ये है कि वहाँ से इसराइली अफवाज का इनखला हो और तीसरे जो है जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको मसदूद किया हुआ है उसको खोला जाए ताकि जो है वहाँ बहुत बड़ा एक बहरान है। जैसा कि आपने ख़ुद कहा, कोई 6 लाख लोग जो अभी अभी हाल ही में जो एक मरतबा फिर इवैक्यूएशंस की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं और या बमबारी की तरफ से डिस्प्लेस हुए हैं। और दूसरा ये है, उसके साथ साथ ये है कि कोई तकरीबन 5 लाख लोग जो है वो फाका कशी का शिकार हैं। वैसे तो पूरी आबादी है लेकिन ये शदीद तरीन बहरान का शिकार है। तो इसमें आपने ये अपने तबसरे में भी ये कहा कि फ़्रांस कूद पड़ा है और दूसरे ममालिक, यूरोपीय ममालिक जो है उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं और पाबंदियाँ लगाएंगे, लेकिन वो पाबंदियाँ मौसर नहीं हैं क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है और इसराइल जो है बाज़ सूरतों में अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि जो है इस वक्त बैनुल अक़वामी क़ानून टूट चुका है क्योंकि उसने गज़ा के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, बल्कि उनके सामने सारे के सारे जंगी जराइम का इर्तिकाब हुआ है, लेकिन कोई किसी किस्म की पेशकदमी देखने में नहीं आई बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से। लेकिन हमें ये उम्मीद करनी चाहिए। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्हीं पिछले 24 घंटों में मोहम्मद सनवार हमास का एक आदमी मारा गया है। हमास का जो एक रहनुमा था वो मारा गया है और दूसरी ये है इसराइलियों ने उसे निशाना बनाया। और उसके अलावा ये है कि कल ही इसराइली हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो 22 नई गैर कानूनी आबादियाँ या सेटलमेंट्स जिनको कहते हैं
उनको उनकी इजाज़त उन्होंने दी है, जिसका मतलब ये है कि ये पहले ही इतनी ज़्यादा हैं और वो तकरीबन जो जो मखूज़ा फ़लस्तीन है, जिसे जो है ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी कहते हैं, उसकी टोटल आबादी जो है वो 25 लाख के करीब है, और उसमें जो गैर कानूनी तौर पर आबादकार हैं उनकी तादाद कोई तकरीबन 7 लाख के करीब है। उसमें फिर और इजाफा किया जा रहा है। ये वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हाइट्स हैं ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी में, उसमें वो ये गैर कानूनी आबादियाँ कायम करें ताकि पूरा कब्जा ले सके, और जो दो रियासती कुल्लिया या फार्मूला है ट्रम्प की जानिब से, महसूस साहब, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक दो दफ़ा बल्कि शायद ज़्यादा दफ़ा नेतन्याहू से ये कहा गया है कि सीज़ फायर के बाद लोगों को स्टारवेशन की तरफ नहीं जाने दिया जाए, एंड एट द सेम टाइम जो ट्रक्स फूड के नहीं पहुंचाने दिए जा रहे, उसके लिए भी उनका कमेंट ज़रूर आया। बट डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, या इसके पीछे कोई अमल दरामद हो सकती है, या इसराइल अब अमेरिका के हाथ में नहीं है? ऑल्सो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जब हम कहते हैं कि कनाडा जो है वो चाहता है रिस्ट्रिक्शंस लगे, यूरोप चाहता है इसराइल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे, चंद ममालिक फ़लस्तीन की को उसकी हैसियत को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को, तो क्या ये चेंज आने जा रहा है, या फिर आप समझते हैं कि ये चेंज इतना स्लो है दैट इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? देखिए, 54,249 लोग मर चुके हैं, और उसके बाद अमेरिका पूरे तरीके से इसराइल के पीछे खड़ा है। जो बाकी ताकतें वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन चूंकि अमेरिका और इसराइल का इत्तेहाद है, लिहाजा किसी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है। ये हमास का खदशा है कि जो आर्जी जंगबंदी होगी जिसकी बात हो रही है स्टीव विटकॉफ के हवाले से 60 दिन के लिए, कि जो ही वो ख़त्म होगी, और जो 20 हॉस्टेजेस हैं जो अलाइव हैं, 58 हॉस्टेजेस हैं, जो 10 उन्होंने इस जंगबंदी आर्जी जंगबंदी या 2 महीने की जंगबंदी से पहले देने, 10 जो उन्होंने बाद में देने, उनका ये खदशा है कि जो ही इनके पास वो सारे के सारे हॉस्टेजेस आ जाएंगे तो वो फिर दोबारा हमले शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मंसूबा भी सामने आया है और उसके ऊपर बड़ी बहस व तमहीस हुई है कि अमेरिका भी चाहता है और इसराइल भी ये चाहता है कि गज़ा से आबादियों का इनखला कर दिया जाए और गज़ा के ऊपर पूरे का पूरा इसराइल का कब्ज़ा हो जाए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम सिर्फ क़यास आराई कर रहे हैं, इसके ऊपर ऐलानात हो चुके हैं और मनसूबाबंदी हो चुकी है, लिहाजा ये ऐसे हल होता नज़र नहीं आ रहा। एक बात ज़रूर हुई है कि बैनुल अक़वामी रायनामा और ख़ास तौर से बहुत से मग़रबी ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है, लेकिन पहले फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है, वो गज़ा हो या ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी हो, वेस्ट बैंक जिसे आप कहते हैं, तो इनको काट पीट के दिया जाएगा, जिसके बायस एक सॉवरन पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो नामुमकिन हो जाएगी। मसूद साहब, आपने ये कहा कि काट पीट के दिया जाएगा, यानी कि वो टू स्टेट सोल्यूशन तो कहीं बहुत दूर रह गई ना। अब सबसे फ़िक्रमंदी वाली बात यह है कि बहुत से माज़रत के साथ इस्लामी ममालिक वो इस चीज़ के हामी हैं कि जी हम तमाम तर जो गज़ा वाले हैं उनको हम अपने यहाँ अकोमोडेट कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज अब बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि आज गज़ा है, कल दूसरे ममालिक भी हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो तमाम मुसलमान ममालिक की ज़िम्मेदारी थी कि वो अहले फ़लस्तीन की, अहले गज़ा की हिफाजत करते और इसराइल की जाहिरियत को रोकते, लेकिन ख़ास तौर से खुसूसी ज़िम्मेदारी अहले अरब की थी, क्योंकि फ़लस्तीनी अरब हैं और उनकी ज़मीन का हिस्सा हैं। लेकिन हमें साफ़ तौर पे कहना पड़ेगा कि जो ज़बानी कलामी गुफ्तगू से आगे वो नहीं बढ़े, वो मिस्र हो या खलीजी रियासतें हों या दूसरे अरब ममालिक, बाज़ अरब ममालिक इस पोजीशन में नहीं थे, लेकिन जो अरब ममालिक इस पोजीशन में थे उन्होंने भी अपने फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की मदद नहीं की। और तो अब ये है कि ये आपने जैसे कि अपने तज़किये में कहा है कि जो ये बहुत बड़ा इंसानी बहरान है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। ये जुर्म हम सब के सामने हुआ है और एक एतबार से सारी बैनुल अक़वामी बरादरी इस जुर्म में शरीक है, क्योंकि पूरे का पूरा निज़ाम खोखला साबित हुआ कि जब आपकी आंखों के सामने ऐसे जराइम का इर्तिकाब हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सके। अब जो है, आपने सही फरमाया कि असल मसला सिर्फ ये नहीं कि हम एक रियासत कायम करें, मसला ये है कि इस बर्बरियत को कैसे रोका जाए, इस इनखला को कैसे रोका जाए,
और मैं आपको बताता हूँ कि मिस्र ने बड़ी मज़ाहमत की है, उर्दन ने मज़ाहमत की है, उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को नहीं लेंगे। बिल्कुल अहले गज़ा को, सबसे ज़्यादा अहले गज़ा के लोगों ने कहा है कि हम बाहर नहीं जाना बिल्कुल। चाहते। उन्होंने इतनी जानें गंवाई हैं, 54,000 लोगों की, 14,000 बच्चों की, 14,000 बल्कि 18,000 बच्चों की कुर्बानी दे चुके हैं वो। भूख है, फाका कशी है। तो इस हालत में भी उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है, जो 4-5 साल के बच्चे भी हैं, कि यहीं हम दफन होंगे, यहीं हम जो है शहीद होंगे, यहीं दफन होंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। तो एक तरफ ये इंसानी अक़दार की अज़मत आप देखते हैं, दूसरी तरफ जो है एक ऐसा निज़ाम है जो अहले फ़लस्तीन को, अहले गज़ा को नहीं बचा सका। तो इसलिए ये बहरान जो है मुझे शदीद तर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल इसराइल अपने अज़ाइम से पीछे नहीं हटेगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। थैंक यू सो मच मसूद साहब, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। आगे चल के हम ज़रूर आने वाले दिनों में लाजमी बात करेंगे इस चीज़ की, क्योंकि कल आई वाज वाचिंग पीएस मॉर्गन और इसराइल की गालिबन वज़ीर सेहत थी या कौन थी, और मैंने ये क्या देखा कि पीएस मॉर्गन यानी कि ब्रिटिश मीडिया, द वेस्टर्न मीडिया वाज ग्रिलिंग इसराइली मिनिस्टर, और वो बारहा पूछ रहे थे कि ये जो बच्चे आपने मारे इनका तो बताएं, और उनके पास कोई जवाब था और नहीं। ऑल्सो शिफ्ट ना फ्रॉम देयर बीबीसी की मैंने 5-6 रिपोर्ट्स इसमें ऐसी देखी हैं जिसमें वो बार बार ये कह चुका है कि जेनोसाइड हो रहा है, और जिन बच्चों को मारा गया है ये कह करके जी यहाँ पर दहशतगर्द थे, मिलिटेंट्स थे, उनका कोई एविडेंस भी सामने नहीं आया। बट द थिंग इज दिस कि जो चेंज है वो बहुत स्लो आ रहा है, और वहाँ जाने रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहे हैं, और जिस रूथलेस तरीके से उन लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, इस जेनोसाइड का कोई जवाब है ही नहीं है। हम इसको नहीं, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, कुछ बोल नहीं सकते, इसका कोई कोलैटरल डैमेज, ह्यूमन शील्ड, कुछ भी नहीं है। राइट, बट आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल जो हमें देख रहे हैं, डोंट गेट यूज्ड टू इट, दिस इज नॉट नॉर्मल। एब्सोल्युटली। चलिए एक और चीज़ है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमेशा से आपने सुना होगा कि जी एवलांच आया है ना, अंग्रेजी में एवलांच कहते हैं, बर्फानी तोदा गिरता है। दूर से आप देखें तो बड़ा अच्छा लगता है कि सफ़ेद बादल का धुआं उठ रहा है। मूवीज़ में अक्सर, हाँ मूवी में अक्सर देखा है कि आता है तो वो बहुत, लेकिन हुआ ये असल में हुआ स्विट्ज़रलैंड में एक गांव, और उसका 90% हिस्सा बर्फानी तोदे की जद में ऐसा आया, ये आपकी आंखों के सामने, ये पहाड़ी गांव है, और उस वक्त ये वाक़या पेश आया जब एक ग्लेशियर टूटा और उसके बाद ये एवलांच आया। लुक एट दिस, पूरा गांव साफ हो गया। ये तो खुशकिस्मती उन लोगों की कि उनको ये डर था, इसलिए उनकी गवर्नमेंट की जान से पहले ही पूरे गांव को वहां से मूव करवा लिया गया था, उन्हें अलर्ट जारी कर दिया गया था। और ये फुटेजेस जो आप देख रहे हैं ये बाद में वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। एक फुटेज और इस वक्त सोशल मीडिया पर फैसल फ्लोट कर रही है जिसमें ये गांव ने इस गांव में क्या तबाही मची है और इससे पहले ये गांव कैसा दिखता था। तो एवलांच जो है वो अपने साथ सब ऐसा रोलता हुआ ले गया है कि पूरी ग्रीनरी, पूरे घर, बर्फ, सब कुछ और वो पहाड़ जो है उसमें सिर्फ अब मट्टी ही मट्टी नजर आ रही है, यानी सब कुछ खत्म कर दिया है। इसकी स्पीड, इसकी ताकत, ये कितना नुकसानदेह है, जानलेवा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये क्या कर सकता है। ओनली द फुटेज कैन डिफाइन इट, इज जस्ट या फिर मेरी मेमोरी कैन डिफाइन इट। 2015 चित्राल का एक फ्लड था और वो एवलांच नहीं था, बट वो बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल एक पूरा गांव दबा ले गया था। सो नेचर को आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए नेचर के साथ खेलना बंद कर दीजिए। इसके साथ जितना खिलवाड़ करेंगे, ग्लेशियर्स को जितना पिघलाएंगे, जितना कार्बन एमिट करेंगे, फिर नेचर आपको जवाब देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा दोबारा से ज़रा मुल्क का रुख कर लें अपने, और मुल्क में क्या चल रहा है। मुल्क में मवेशी मंडी चल रही है। आज गैरत में नताइज नहीं है। आज लगता है कि लोगों ने ना हमारे प्रोग्राम देख देख के ना वो थोड़ी सी नसीहत हासिल कर ली है, और वो मोहल्ले वाले राशिद भाई हों, यार गली के नुक्कड़ वाले जो असलम छोटू हों, उन्होंने जो ऊँट के मुँह में हाथ दे दिया था, उन्होंने कहा नहीं अब नहीं, लेसन लर्निंग हुई है थोड़ी से। तो पहले ज़रा सलमान अवान के पास चलते हैं इस्लामाबाद। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वैसे तो हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं, लेकिन हमने खुसूसी तौर पे उन्हें मंडी भेजा है। जी सलमान, बताइए ज़रा इस वक्त इस्लामाबाद की मंडी की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे पर जामा मस्जिद के करीब कायम की गई मवेशी मंडी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार इस्लामाबाद में बकरा ईद के मौके पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ज़िला इंतजामिया की तरफ से इन मवेशी मंडियों को कायम करने के लिए, और ख़ास तौर पर यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम को बरकरार रखने के लिए। कुल मिलाकर 6 मंडियाँ जैसे कि हम बात करें कि कायम की गई हैं, और यहाँ पर ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार मौजूद हैं, उसके साथ साथ ज़िला इंतजामिया के एहलकार मौजूद हैं, जिनका काम यहाँ पर एक तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। जानवर जो आए हैं यहाँ पर, जो लाए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर मंडी में
ऑफलोड करने से पहले उनको खास तौर पर जो जरासीम का स्प्रे वगैरह है वो भी किया जा रहा है। अगर आप जानवरों की कीमतों की बात करें तो एज यूजुअल जैसा कि हमेशा ये कहा जाता है कि बकरीद ईद के मौके पर शुरू के दिनों में जानवरों के रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वक्त तो सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर ग्राहक इस वक्त ना होने के बराबर हैं। जैसे जैसे दिन ढलेगा, शाम का वक्त करीब आएगा तो ग्राहकों की तादाद के अंदर भी इजाफा देखने में आएगा। इस वक्त अब तक की जो सूरत हाल है, हमारी बात हुई है व्यापारियों से और कुछ जो एक आध ग्राहक हमें नजर आए यहाँ पर, उनका कहना था कि अभी फरोख्त का काम जो है काफ़ी स्लो है और आने वाले दिनों के अंदर ये तेज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएंगे। और क्योंकि अभी इब्तदाई दिन है, ईद में भी काफ़ी दिन बाकी हैं, तो अभी जो फरोख्त है जानवरों की वो काफ़ी स्लो है, रेट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है सलमान, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमें मवेशी मंडी का अहवाल बता रहे थे। अच्छा, ज़रा लाहौर से भी तो ज़रा बासपुरस कर लें। एग्जैक्टली, अफजाल वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें मुझे आपसे पूछनी, पहले मैं अफजाल से पूछ लूँ। अफजाल, जब से आप आई गेस अबाउट द ईद एंड मंडी, अफजाल मुझे बताएं जब से मंडी में आए हैं कोई भाव ताव करवाया है? ऑल्सो इतनी सुबह लोग पहुँचे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में, जो कि लाहौर की वाहिद मुस्तकिल मवेशी मंडी है। और यहाँ पर जो हैं 1 लाख से ज़ायद छोटे बड़े जानवर जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। जो मंडी के मुंतज़मीन हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। काशिफ भाई बताइएगा, इस बार बहुत बड़ी तादाद में हर साल की तरह इस बार फिर एक मेला लग गया है जानवरों का, तो क्या कहेंगे, क्या कुछ इंतज़ामात किए गए हैं? भाई इंतज़ामात तो बहुत बेहतर है पहले पिछली दफ़ा से, क्योंकि इस दफ़ा शेड्स बनाए गए, मॉडल मंडी बना दी गई शाहपुर, सारे इंतज़ामात बेहतरीन हुए। पीने के लिए खुरलियाँ बनाई गई, पानी का साफ़ इंतज़ामात किए गए और पिछले सालों से इस साल बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। हर चीज़ मामला, डॉक्टर कैंप लगा हुआ है, ठीक है। जानवरों को थोड़ा सा भी मसला हो तो उधर चेकअप के लिए 24 घंटे टीम मौजूद है। हमारी पंजाब पुलिस हर तरह से तावन कर रही है और अंदर काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं इस दफ़ा। बिल्कुल, मुंतज़मीन का कहना है कि इदारों के ताउन से जो है। ठीक है अफजाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे और फाइनली हमें ओए होए ज़बरदस्त जानवर नज़र आ रहे हैं। तो जनाब, ये आपने देख लिया लाहौर और इस्लामाबाद की मंडी। तो मैं तो खैर अभी तक नहीं गया हूँ, आई एम येट टू डिस्कवर द मंडी इन कराची। जाएंगे तो बताएंगे कि कराची में क्या सूरत हाल चले, लेकिन हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं वो ऐसे बताएंगे कि शेर की ज़बान में बताएंगे, अगर आप इजाज़त दें। जी जी बिल्कुल, इरशाद बोलते हैं। अरे यार, इरशाद इरशाद इरशाद। सादगी हाय तमन्ना, यानी फिर वो आलूए बेरंग याद आया। कैसे याद आया? आलूए बेरंग ऐसे याद आया कि आज आलू का आलमी दिन है। सोचे यार, अच्छा ये वो आलू नहीं है जो अक्सर आते रहते हैं, यार आलू आ गया, ये वो आलू नहीं है। अच्छा, ये खाने वाला आलू है। नहीं, आलू निकनेम्स भी होते हैं, आलू कैफियत भी होते हैं। आप किसी क्रिकेटर को छेड़े नहीं, आप किसी क्रिकेटर को छेड़े नहीं प्लीज, ऐसा नहीं कर सकती हैं आप। ऑल्सो हमने ना कैफियत भी बयान की होती है, यू नो, यार बहुत आलू आए, बहुत आलू आए, इस तरह से भी होता है। ऐसा भी होता है, लेकिन आलू इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है, हर जगह फिट हो जाती है। जैसे कि आलू बैंगन। Do you have a share for this? आलू गोभी। आलू तोरी। बेवफा मुझे लगती है सब्जी है। क्यों? आप कहीं भी जाके अटैच हो जाते हैं। ये क्या भाई, कोई इंसान नहीं, खैर किसी सब्जी की कोई लॉयल्टी होती है इंसान नहीं, ऐसी बात नहीं करें आप। इस हवाले से शायर फरमाता है, मतलब आपके ऊपर जंग चल रही है कि आपको बिरयानी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, नक्श फरियादी है उसकी शोखी तहरीर का, आलूई है पेरहन हर पैकरे तस्वीर का। हाँ, तो हर जगह फिट हो जाता है ये। हाँ, बट आई थिंक आलू को जो है ना हेल्दी वे में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रही है कि हवस को है निशाते कार क्या क्या, ना हो आलू तो जीने का मजा क्या। इसी के साथ ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। और ज़रा बात कर लेते हैं मौसम की। अपर एरियाज़ में तो बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को जो गए हैं टूरिज्म के लिए, और थोड़ा डर के आगे भी बढ़ रहे, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल है ये आपके साथ शेयर करते हैं। वेयर एवरी सिटी इज़ हॉट पिछले 1 हफ्ते से, और आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि बारिश का ऐसा इम्कान नहीं है जिससे मौसम तब्दील हो, गर्मी बरकरार रहेगी। और शहर कायद में बहरहाल ये कल से थोड़ी बहुत गर्म हवाएं चल रही थी, अब ये कह रहे हैं कि तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू होगा। और कल बेटर शायद इसलिए था कि टेम्परेचर 43 ज़रूर था, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। वेयर एज जो अपर एरियाज़ हैं, अगर वहाँ की हम बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद हो, शुमाल मशरक़ी पंजाब हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, यहाँ पर थोड़ा क्लाउडी है और कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की भी प्रेडिक्शन सामने आई है।
इस वक्त ओवरऑल कंट्रीज़ के जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या टेम्परेचर रहेगा, ये ज़रा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कराची का बताते हैं आपको। और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 30 और कल वाला टेम्परेचर सेम, आज 43 रहने का इम्कान है। अब देखना है कि आज ह्यूमिडिटी कैसी रहती है। एक्सपेक्टेशन यही थी कि ह्यूमिडिटी कम होगी, जिससे फील्स लाइक ज़रा कम हो जाता है। उसके अलावा कोयटा के टेम्परेचर की अगर बात करें तो कोयटा में टेम्परेचर कम से कम रहेगा 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जाएगा। कोयटा इज़ स्टिल बेटर और आई एम श्योर कलात और जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा ठंडा होगा जो होता है। और मुल्तान की ज़रा खबर ले लेते हैं जहाँ पर हीट वेव बताई जा रही है। कम से कम टेम्परेचर 28 और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ 2 डिग्री ऊपर जा रहा है। कल हमने 44-45 आई थिंक बताया था एज फार एज आई कैन रिमेंबर, लेकिन आज ये 46 को टच कर रहा है। बारिश की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, जबकि लाहौर में दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा 40 और फिर इन एरियाज़ में तो लू भी चल रही होती है। तो लोग प्लीज़ अपना ज़रूर ख्याल रखें। और अगर वफाकी दारुल-हुकूमत की बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद का टेम्परेचर क्या है, ये बिग स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, जहाँ आंधी और झक्कड़ के हवाले से पेशगोई की गई है। बारिश भी हो सकती है और टेम्परेचर बहरहाल 37 रहेगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा हब्स होगा यहाँ पर भी और फील्स लाइक मे भी शायद लोगों को ज़्यादा ही हो। इसके अलावा पेशावर का टेम्परेचर है 24, दैट इज़ ऑन द मिनिमम साइड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 36 रहने का इम्कान है। फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 28, ज़्यादा से ज़्यादा 43 जाने का इम्कान है। तो मुल्तान, लाहौर में मामलात और फैसलाबाद इंक्लूडिंग बहुत ही ज़्यादा जो है वो हॉट नज़र आते हैं। दीगर शहरों में क्या सिचुएशन रहेगी वो ज़रा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर DI खान का टेम्परेचर आ रहा है 42 तक जाएगा, गवादर में 39 तक जाएगा। फिर आ जाते ज़रा मुजफ्फराबाद, कलाम से करदू, जहाँ पर मुजफ्फराबाद और कलाम में बारिश हो सकती है। वेरस करदू से रिसेंटली आई हैव सम गस्ट कमिंग और उन्होंने बताया कि बहुत गर्मी है। इट्स बेसिकली टेम्परेचर 14-16 ऐसे ही जा रहा है, लेकिन धूप वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हो रही है। सो दिस इज़ द वेदर अपडेट फॉर यू। चलते हैं वापस फैसल की तरफ। थैंक यू सादिया। चलिए अब ज़रा आपको एक ऐसे हम बाहिम्मत बासलाहियत नौजवान से मिलवाते हैं जिन्होंने इल्म को बांटना अपना मिशन बनाया है। हीरो पाकिस्तानी, आज आपकी मुलाकात हम ऐसे ही एक नौजवान से करवा रहे हैं जो तालीम और बच्चों में उमूमी शऊर उजागर करने पर काम कर रहे हैं। ओनली 16 ईयर्स ऑफ एज और जद्दा में जी नोट्स की बुनियाद रखे। अभी जी नोट्स क्या है? एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिस बात को यकीनी बनाता है कि तमाम तालिब इल्मों को हाई स्टिक तालीम मैसर हो। इस प्लेटफॉर्म पर 190 से ज़ायद ममालिक के 60 लाख तलबा फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी की इन लियो ऑफ दिस उन्हें 2021 में डायना अवार्ड से नवाजा गया। 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम और सैमसंग की तरफ से जनरेशन 17 का नौजवान लीडर मुकर्रर किया गया है। क्या बात है। तो ज़ुबैर जंजूनिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर, और बहुत बहुत आपको मुबारक। प्लीज़ टॉक मी थ्रू व्हाट इज़ दिस जी नोट्स, कैसे काम करता है ये? मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। ऑफ कोर्स मैं आपको शेयर करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन आपको मैं पहले तो 10 साल पहले लेके जाता हूँ। 16 साल की उम्र में मैंने जब जी नोट्स शुरू किया तो एक्चुअली इसी बुनियाद से कि आसपास जो बच्चे थे उनके पास इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज नहीं थे। अगर टेक्स्ट बुक्स देखी जाए तो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं थे। अगर ट्यूटर्स देखे जाएँ तो स्टूडेंट्स के पास ये भी अवेलेबल नहीं था। तो किस तरीके से मैं 16 साल की उम्र में मैं क्या कर सकता हूँ कि बच्चों को एटलीस्ट इक्वल एक्सेस मिले, कि जब एग्ज़ाम में जाएं तो इनके पास सपोर्ट अवेलेबल हो। तो ये शुरू हुआ 2014 में और आज 10 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 मिलियन से ज़्यादा बच्चों को हमने सपोर्ट किया है इन रियली इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में। जैसे आप जानते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल ही क्रिटिकल होते हैं हमारे करियर के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी एक्सेस के लिए। तो हमने शुरू किया A लेवल और O लेवल के एग्ज़ाम से और आज हम 9 से ज़ायद एग्ज़ाम बोर्ड्स को सपोर्ट करते हैं। सो जो बच्चे 14 से 18 साल की उम्र में जो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए शुरू करने जाते हैं उनके लिए हम नोट्स, वीडियोस, क्विज़ेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रिपेयर कर सकें, ताकि वो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल 100% रेडी होकर एग्ज़ाम एंटर कर सकें। राइट, ताकि वो मतलब सही से सीखा होगा तो सही से अपने नंबर्स हासिल कर सके होंगे। आई एम श्योर ये आइडिया अपनी ज़ात पे बहुत यूनिक है और बहुत हेल्पफुल है। बट ज़ुबैर ज़रा मुझे ये बताएं, यू सेड इट लाइक इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ऐसा हुआ नहीं होगा। व्हेन यू टॉक अबाउट 10 years बैक, आपने ये 16 साल की उम्र में शुरू किया था। यू मस्ट बी स्टडिंग योर सेल्फ एंड आई एम श्योर यू यंग योर सेल्फ राइट नाउ एज वेल, तो यू मस्ट बी स्टडिंग राइट नाउ एज वेल मे बी। तो उस वक्त ये कैसा था इनिशिएटिव आपके लिए और आपकी स्ट्रगल क्या थी, चैलेंज क्या था, लोगों को मनाना, कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना, ये सब कैसे हुआ? ऑफ कोर्स और अभी तक वो चैलेंजेस प्रेजेंट भी हैं और इंशाल्लाह
हम ओवरकम भी करते रहेंगे। तो जब इनिशियली शुरू हुआ था तो ये मेरी अपनी पर्सनल नोट्स थी। मैं 16 साल की उम्र में अपने GCSE के एग्ज़ाम्स देने के बाद मैंने अपनी नोट्स को ही ऑनलाइन प्रेजेंट किया, और अच्छा। स्लोली स्टूडेंट्स ने डिस्कवर किया, यूज़ किया। और जो एक्चुअली जो बिल्कुल ही ब्यूटीफुल और इम्पैक्टफुल मोमेंट ये था जब बच्चों ने अपने तरफ से नोट्स प्रोवाइड करनी शुरू किए। तो मैंने ओह नाइस। अपने जो 3-4 सब्जेक्ट्स जो थे वो अवेलेबल रखे, तो उसके बाद और लोगों ने दुनिया भर से कहा कि ज़ुबैर हम इस सब्जेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, या इस एग्ज़ाम बोर्ड को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे पास हमारी टीम 100 बच्चों से ज़्यादा बड़ी है। न्यूजीलैंड से शुरू होती है और कनाडा में एंड होती है, और माशाल्लाह हर तरफ से वाह। अपनी तरफ से अपनी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करती हैं, अपनी क्या कहते हैं जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो स्टूडेंट्स को। और इस तरीके से हमने यूथ को पावर देके, यूथ को सपोर्ट करके हमने इसी सिस्टम को बनाया है ताकि हम उन इनक्वालिटीज़ को बैटल कर सकें बगैर हमें फंडिंग को चेस करने के लिए या स्कूल्स को चेस करने के लिए, इवन गवर्नमेंट को चेस करने के लिए। हमने और ये बॉटम अब एक अप। नेटवर्क बन गया है ज़ुबैर, अब बिल्कुल आपका एक नेटवर्क बन गया है। मुझे जानना है कि क्या कुछ टीचर्स भी हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, जिन्होंने सोचा हो कि वो भी बच्चों को मज़ीद हेल्प कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, और एक्चुअली हमारे यूज़र जो पॉपुलेशन में से 10% हमारे यूज़र्स जो एक्चुअली टीचर्स हैं। तो वो टीचर्स हमारे कंटेंट को इस्तेमाल करके स्कूल्स में भी, क्लासरूम्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह हाउ और वंडरफुल। आज 15,000 से ज़्यादा स्कूल्स हमारे सिस्टम्स में साइंड अप हैं। तो इसका ओके। मतलब है कि ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों फ़ायदेमंद हैं इसमें। और हम इसी तरीके से चाहते हैं कि अब स्टूडेंट्स ने तो एक्सेस कर लिया, अब टीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो जो थर्ड स्टेप है वो यही है कि हम स्कूल्स को फुली इंटीग्रेट कर दें जी नोट्स में, ताकि वो टॉप टू बॉटम हर चीज़ में इनको रिसोर्सेज एंड सपोर्ट मिल सकें। ज़ुबैर, ये मुझे बताइए कि आपने दो चीज़ों को एड्रेस किया ना, एक तो एजुकेशन एंड देन उसको इंटीग्रेट किया आपने विद टेक्नोलॉजी, तो वो आपने पूरी दुनिया में फैला दी। व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन इन पाकिस्तान, हमारे यहाँ अभी भी डिस्टेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा करिकुलम बहुत ओल्ड है, हमारे यहाँ स्कूल्स की हालतें और ये सारी चीज़ें। सो बीइंग अ लीडर इन दिस फील्ड, क्या समझते हैं पाकिस्तान के तालीमी मेयार को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? नहीं, बहुत ही इंसाइटफुल क्वेश्चन है, और मैं यही समझता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी को हम रिप्लेसमेंट ना सोचें टीचर्स या स्कूल सिस्टम्स के लिए, लेकिन हम इसको एक फैसिलिटेटर समझें कि एक टूल है जिस तरीके से हम एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा बड़े तरीके से ज़्यादा वाइड स्प्रेड कर सकें। आज भी अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जहाँ पर हम कभी कभी हर बच्चे को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टैबलेट हो या फ़ोन हो या हाई स्पीड इंटरनेट हो। हमें पता है कि कुछ इलाके हैं हमारे पाकिस्तान में जो इन जगह इन चीज़ों से वो फ़ायदेमंद नहीं कर सकते अभी तक। तो हम किस तरीके से ऐसे सॉल्यूशंस बनाएं जो डिजिटली इनेबल्ड हों, लेकिन इस तरीके से और इस माइंडसेट से कि वो एक्सेस बढ़ाते हों। तो आजकल हमारी पार्टनरशिप्स हैं लार्ज नॉन प्रॉफिट्स के साथ, जिसमें जो बिल्कुल ही रिमोट इलाकों में जाके डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ ओके। एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो हर बच्चे को नहीं दे सकते अगर कंप्यूटर, तो एटलीस्ट वो कंप्यूटर लैब सेटअप कर सकते हैं एक जगह में, ताकि एटलीस्ट जो 600-800 बच्चों का स्कूल है उनके पास एक 20 लैपटॉप का जो एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है कि वो एक्सेस कर सकते हैं सब ये रिसोर्सेज। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस बढ़ा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी डिवाइसेस और इलेक्ट्रिसिटी, हम ठीक है अगर डिवाइसेस तो पहुंच जाए लेकिन हमारे पास बिजली ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं उन चीज़ों के साथ। और तो ये आई थिंक बहुत एक ही और भी इंपॉर्टेंट है कि मसला दोनों आता होगा जो रिमोट एरियाज़ के साथ होगा कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी। अभी भी yeah. पाकिस्तान में अपर एरियाज़ में और इंटीरियर्स में भी हम देखते हैं बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ सिग्नल्स ही नहीं आते। वहाँ पर क्या किया जा सकता है? क्या उनको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, की जा सकती हैं, या आप करते हैं? किस तरह से वहाँ तक रीच किया जा सकता है? एक्चुअली मेरी कुछ महीने पहले सितंबर में मैं न्यूयॉर्क में जब यूनाइटेड नेशंस में मेरी प्रेजेंटेशन हुई तो इसी टॉपिक पे थी कि व्हाट डू वी डू अबाउट द डिजिटल डिवाइड, दिस डिवाइड दैट जो लोग ऑन डिजिटल डिवाइसेस हैं और जो जिनके पास ये सपोर्ट नहीं अवेलेबल। तो मैं आपको एक्चुअली जो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि हम ज़माने से हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता था ये इंटरनेट को लाने के लिए। वी नीड टू पुट पाइलॉन्स एंड डिफरेंट डिवाइसेस तो एक्सेस मिल सके। आजकल आपको पता है कि सैटेलाइट के तौर पे इंटरनेट
डायरेक्टली लोगों को मिल सकता है स्टारलिंक और अदर सपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू। तो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो आगे आ भी रहे हैं इन्हीं चीज़ों के लिए, जो जो कहते हैं जो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं, वो अब इनकी सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो रही हैं। तो आई थिंक हमें इतना वरी नहीं करना चाहिए कि कैसे पहुंच सकें। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये एक्चुअली पूछना था, हमारे पास टाइम कम है, कि आप पाकिस्तानी जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, उसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं इसके बारे में? जी, तो आज ज़ीनोट्स 9 इंटरनेशनल और नेशनल एग्ज़ाम्स को सपोर्ट करता है और इसमें से हमने फेडरल बोर्ड के भी एग्ज़ाम को हमने सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी प्लेटफॉर्म में ज़ीनोट्स.org पे बच्चे इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जो बच्चे एक्चुअली हाई अचीवर्स हैं, टॉपर्स हैं, वो हमारे साथ काम भी कर सकते हैं ताकि वो इन रिसोर्सेज को बढ़ा सकें एक्चुअली। चलें, थैंक यू सो मच ज़ुबैर, इट वाज अ प्लेजर होस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह तालीम के लिए पाकिस्तान का नाम बनेंगे और पूरी दुनिया में तालीम को इसी तरह आम करते रहेंगे। जाते जाते हम एक बार फिर हम आपको वीडियो सबूत दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने सबूत बहुत दिखाए इससे पहले भी कि हमने कैसे मिसाइल मारे। तो आज का मिसाइल जो मारा है वो मारा है अरशद नदीम ने। There you go and here it goes and here she goes। और ये है वो क्वालिफायर थ्रो जो कि अरशद नदीम ने मारी है 86.34 मीटर और अरशद ने अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बिल्कुल, और क्वालिफायर के लिए ही इतना दमदार थ्रो होगा, हम जस्ट सोचे फाइनल में क्या होगा। वैसे 100 का बैरियर तोड़ना चाहते हैं अरशद, लेट्स सी। आई एम रियली होपफुल बिकॉज उन्होंने जानबूझ के अपनी फिटनेस की वजह से ब्रेक लिया था ताकि वो तैयारी कर सके। एंड बस मैं चाहती हूँ कि उनकी नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल में रहे, बिकॉज दिस टाइम एवरीबडी जो है वो एक्सपेक्ट कुछ बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। एब्सोल्युटली। चलिए अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है, हमें दुआ में याद रखें। इट्स द लास्ट शो ऑफ द वीक, लेकिन रिपीट पे आपने देखना नहीं भूलना ऑन द सैटरडे एंड संडे। और आपसे मुलाकात होगी, अब पीर को रखते हैं ख्याल। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस वीकेंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।